हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन डेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास लेकर चल रहे हैं। हमारा आज का यह क्लास लास्ट क्लास है फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर का ये काफ़ी लेंदी टॉपिक था। जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं सब कुछ डिटेल में आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है, अब आज की इस क्लास में हम यहाँ पे ये लास्ट देखेंगे टॉपिक कि हमारा लास्ट है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे। इसलिए मैं लगातार 2 दिन की क्लास ले रही हूँ। आप सभी शाइन रेट क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कोई ना भूले। जिसको भी डाउट हो मुझसे पूछ सकता है कमेंट के थ्रू। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। हर वीडियो में पड़ा हुआ आप कहीं से भी उठा के आप ले सकते हैं। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे हो तो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं कि आपको इस चीज़ में यहाँ पर डाउट है, तभी मैं उसको दूर कर पाऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में फुल डिटेल में हम क्या डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्लास है, चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है सम्राट हर्षवर्धन का इतिहास। जो वर्धन वंश है उनके बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें उनसे रिलेटेड यहाँ पर दी गई है जो आपको क्वेश्चंस के रूप में आएगी। चलिए देखते हैं क्या है। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था। कौन था ये? प्राचीन उत्तर भारत के समय का एक सम्राट था। ठीक है, जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक राज किया, अपना शासन को संभाला, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम ड्यूरेशन तक, उसे हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक नाम और है जिसको हर्ष के नाम से इनको जाना जाता था, पुकारा जाता था। काफ़ी विख्यात थे। या वर्तमान हरियाणा के छोटे से वंश, आज प्रेजेंट टाइम में हरियाणा है, उस समय उस टाइम पर ये एक छोटे से वंश पुष्यभूति में पैदा हुआ था। कहाँ पे? एक पुष्यभूति एक जगह थी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 16 साल की उम्र में वह पुष्यभूति की राजगद्दी पर बैठ गया। जब वो 16 ईयर के थे, आज के टाइम के तो बालिग भी नहीं थे, ये 18 साल के तभी राजगद्दी पर बैठ गए और 41 वर्षों तक शासन किया। 41 वर्ष तक शासन किया। आपको इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आएगा? एनी गेसेस? आपको कोई आइडिया लग रहा है? किसी को भी कोई आइडिया लग रहा है कि आपको इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आएगा? तो आपको पहला क्वेश्चन बताऊंगी तो ये टाइम इंटरवल पूछेगा। ये टाइम इंटरवल एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये जन्म स्थान पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा और ये चौथा आपको हो सकता है कि उम्र वाला भी पूछ ले। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। करेक्ट। चले आगे। एनी प्रॉब्लम एनीवन? कमेंट में आप मुझे बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। हर्ष ने हूणों को पराजित किया। किसको? जो हूण गुप्त साम्राज्य पर हावी हुए थे। गुप्त साम्राज्य का पतन करने में इनका सबसे ज़्यादा हाथ था। ये अपनी सेना को ज़्यादा बड़ा करके विशाल करके आक्रमण करने आए थे। इन्हीं को, हूणों को हर्ष ने ही हराया। राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन ने हूणों को पराजित किया और करके भारत को भयंकर संकट से बचाया। इन्होंने पराजित किया, उसके बाद भारत को एक बहुत बड़े संकट से उबार के बाहर निकाला। अपने शासन के अंतिम समय में उसने कई सभाओं का आयोजन करवाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब राजा हर्षवर्धन का समाप्ति का टाइम चल रहा था, मतलब बूढ़े हो रहे थे, एज उनकी मतलब कम हो रही थी, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी सभाएं वो लेते थे, क्या करना है कैसे करना, रणनीति वगैरह अपने छोटों से जितने भी थे उनको सब वो सिखाया करके, मतलब उनका ये था कि मैं सब कुछ बता दूँ कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें, ये सारे उद्देश्य के साथ वो सभाएं किया करते थे। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आपको यहाँ पे प्रश्न क्या आएगा कि वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से राइज होगा। ये आपका आज का चौथा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पैराग्राफ कैसे रीड करना है। ये चीज़ें आपके बुक में भी दी होंगी, ये चीज़ें आपको नेट पे भी मिलेंगी, चीज़ें आपको बहुत सारे चैनलों में मिलेंगी, लेकिन आपको समझने का पैटर्न समझना है कि आप कहाँ पे अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। मैं आपको यही चीज़ें यहाँ पे आप बुक से पढ़ लेंगे तो सेम चीज़ें भी आपको ही मिलेंगी, क्योंकि ये कहानी मैंने खुद से नहीं क्रिएट की है, लेकिन ये चीज़ बातें हैं जो फैक्ट है, उसमें क्या क्वेश्चन अराइज होगा ये मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप सेल्फ पढ़ाई कर रहे हो तो कहाँ से आप चीज़ों को उठा लो कि आपको ये क्वेश्चन अराइज हो जाए। गॉट इट? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ करेक्ट है? चलिए आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इनके बारे में आपको परिचय भी दिखा दे रही हूँ। परिचय से प्रश्न आता है हर जितना गुप्त साम्राज्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, जो थे, समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय थे, और रामगुप्त थे, इनका नाम है, और स्कंदगुप्त का नाम है, बिंदुसार का नाम है, अशोक सम्राट का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। सबका हर जो जीवन परिचय है कोई नहीं भूलेगा। जीवन परिचय से प्रश्न आएगा, पत्नियों का नाम भी आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेगा, नो सिंगल वन। ठीक है,
चलिए, यहाँ पे नाम है हर्षवर्धन। जन्म इनका जो है 590 ईस्वी, थानेश्वर, प्राचीन भारत। माता का नाम यशोमती। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, इनका नाम आएगा, इनका जन्म आ जाएगा। ठीक है, माता का नाम बहुत कम चांस है। पिता प्रभाकर वर्धन, भाई राज्यवर्धन, बहन राजश्री, पत्नी दुर्गावती। ठीक है, पत्नी का ये जो नाम है ये संभवतः यहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मैंने 2 जगह देखा तो अलग अलग नाम मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दी है। मैं वैसे कंफर्म बता दूँ, फिलहाल इनका नाम नहीं पूछेगा। पुत्र वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, ये भी संभवतः, क्योंकि मुझे भी कई लोगों के अलग अलग नाम है। ये दोनों फैक्टर बहुत मुश्किल है, आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो चीज़ें आएंगी वो बताइए। साम्राज्य ये आएगा, पुष्यभूति वर्धन, ये ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनेगा। शासनकाल से प्रश्न बनेगा 606 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग इसको इंपॉर्टेंट मान के टिक कर लेंगे। पूर्ववर्ती जो राज था वो राजा जो पहले था वो राज्यवर्धन था। ठीक है, उत्तराधिकारी राजा जो बना है वो अरुण स्वरूप बना है। उपाधि जो है महाराजा की, ये उपाधि आएगी। ठीक है, ये नहीं आएगा। प्रसिद्धीकरण जो इनका हुआ है, महान राजा, दानी, बौद्ध धर्म के प्रचारक और हूणों को खदेड़ के मारा। ये क्यों फेमस हुए, क्योंकि उनको हूणों पर इन्होंने पराजित कर दिया था। बौद्ध धर्म का खूब अच्छे से जो है प्रचार प्रसार करते थे और एक अच्छे राजा थे और दानी थे। ठीक है, रचनाएं इन्होंने नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, इन्हें रचनाएं की, ये भी आपको फिलहाल नहीं है। धर्म इनका बौद्ध धर्म, पहले हिंदू था, बाद में इन्होंने बौद्ध को अपना लिया, तो आपको ये धर्म वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, मृत्यु इनकी कब हुई है, 647, कहाँ हुई, कन्नौज में, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। उम्र इनकी उस समय 57 साल थी, ये आपको बहुत कम इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। चलिए आगे, कोई प्रॉब्लम है एनीवन? चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा पूर्व थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा के क्षेत्र में हुआ था। उसके जो पिता थे उनके, वो प्रभाकर वर्धन थे, पुष्यमित्र वंश का एक राजा था। माता इनकी यशोमती थी। हर्ष का एक बड़ा भाई और एक बहन थे। ये सारी बातें मैंने आपको जो वहाँ पे अभी आपको कॉलम वाइज में छांट के मैंने दिखाई है, वो चीज़ यहाँ पर एक पैराग्राफ में भी लिखी हुई है। देखिए, हर्ष से पहले जो है वर्धन साम्राज्य का ज़्यादा विस्तार नहीं, हर्ष जब राजा नहीं बने थे उसके पहले का जो टाइम इंटरवल था उस समय मतलब बहुत बड़ा विस्तार नहीं था। उसके भाई ने सम्राट बनने के बाद, उनके जो भाई थे सम्राट बनने के बाद साम्राज्य को और बड़ा विस्तार करने का पूरा प्रयास किया, अपना फैलाया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे। जब हर्षवर्धन राजा बने, उसने लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने शासन में, जितना उत्तर भारत का एरिया उस टाइम पर था, सब पे कब्जा कर लिया, सब पे अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं, कुछ बातें। ये देखिए, ये है राजा हर्षवर्धन, दिख रहे हैं आप? ये इनका एक फिगर है, इनका एक चित्र है। आगे चलते हैं, अब इनके विजय के बारे में समझते हैं कि विजय क्या है। हर्ष ने अपने 41 वर्ष के शासन के दौरान कई युद्ध का सामना किया। उसके द्वारा लड़े गए बहुत सारे युद्ध हैं। अब उन युद्ध में कौन कौन सा युद्ध है जो बहुत ज़्यादा विख्यात है, उन्हीं के बारे में आपको फुल डिटेल में चीज़ें दिखाने चल रही हूँ। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था। देखिए, 1618 से लेकर 1619 ईस्वी के शरद ऋतु के समय हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया था। टाइम पीरियड याद रखिएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह युद्ध कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पे हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध? कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। मैंने हाईलाइट किया, आप भी हाईलाइट करेंगे। पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन दोनों कुशल राजा थे, दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा थे तथा साम्राज्यवादी नीति पर काम करते थे। किस नीति पर? साम्राज्यवादी, कि कितना बड़ा साम्राज्य हो जाए, कब्जा हो जाए, विस्तार हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो एक पॉइंट तो आपको ये डेट वाला क्वेश्चन आएगा, दूसरा नर्मदा घाटी, और तीसरी कौन सी नीति से लड़ते थे? तो साम्राज्यवादी। ठीक है, तो आपने राज्य के विस्तार के वक्त दूसरे से भिड़ गए। अपने राज्य को बड़ा करने के लड़ाइयाँ होती क्यों थी? एक दूसरे के घर पर कब्जा करने के लिए। अगर ये अपने दायरे तक सीमित रहते तो लड़ाइयाँ ना होती, लेकिन ऐसा तो था नहीं उस समय। बस ये था कि जितना मिलता जाए, जितना आस पड़ोस रहा, कब्जा किया जाए। तो यही नीति लोग अपनाते थे। साम्राज्य को बड़ा करने की चाहत इन लोग के अंदर थी, तो युद्ध हुआ करता था। ठीक है, अगर उनके सेना कमजोर है तो बस धावा बोल देते थे। तो यही चीज़ सब किया करते थे। तो यही बात है कि एक दूसरे का विस्तार, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए दूसरे जाके भिड़ जाया करते थे। करेक्ट है। इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई, लेकिन ये जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ, आक्रमण जो चला दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, इसमें जो है हर्षवर्धन हार गए। ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ था इसमें हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा था। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्या क्या चीज़ें मैं आपको पैराग्राफ में फुल डिटेल में बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए, पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी विजय के बाद नर्मदा नदी को सीमा मानकर वर्धन साम्राज्य के साथ संधि कर ली।
देखिए क्या किया, एक तो दोनों लोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मतलब एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार थे। हुआ क्या कि हर्षवर्धन की सेना कमजोर पड़ गई और हर्षवर्धन हार गए। किससे हार गए? पुलकेशिन द्वितीय से हार गए। ठीक है, तो दोनों राजाओं में आक्रमण हुआ और दोनों राजा में एक राजा हार गया, एक जीत गया, तो फिक्स था। लेकिन बाद में जब हारने के बाद भी क्या हुआ, हर्ष को फिर उन्होंने मौत की कोई सजा नहीं दी या उनके राज्य पे कब्जा नहीं किया, ऐसा समथिंग उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने कुछ भी नहीं किया। संधि कर ली। क्या किया? नर्मदा नदी की सीमा मानकर, एक नर्मदा नदी का बॉर्डर मानकर कि इसके पार हम इसके पार आप। और उन्होंने क्या किया, वर्धन साम्राज्य के साथ, जो हर्षवर्धन का साम्राज्य था वर्धन, उसके साथ इन्होंने मित्रता कर ली। ठीक है, क्लियर है। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ये युद्ध चला उसका क्या आपके सामने निष्कर्ष निकला कि बाद में दोनों गुटों में संधि हो गई। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, दूसरी विजय देखते हैं। वल्लभ साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ। एक युद्ध वो था, दूसरा युद्ध ये है। किसके साथ? वल्लभ साम्राज्य के साथ। देखिए अब इनके बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन ने मतलब 630 ईस्वी से लेकर 633, 30 से 33 ईस्वी के बीच में वल्लभ साम्राज्य के शासक ध्रुवसेन, क्या नाम था? ध्रुवसेन। उनका नाम पहले वाले का पुलकेशिन था, दूसरे का नाम ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य। इनके साथ इनका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हर्ष ने ध्रुवसेन को हरा दिया था। अब दूसरी बारी में क्या हुआ कि हर्षवर्धन जो है इनकी जीत हो गई और ध्रुवसेन जो वल्लभ साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, सम्राट थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। परंतु वल्लभी वंश को हराने के बाद हर्षवर्धन ने उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाकर संधि स्थापित। या तो इन्होंने खुद शादी कर ली होगी, अपने घर किसी के बेटे जो भी लोग होंगे, किसी न किसी की, ध्रुवसेन की लड़कियां, उधर साइड की जो लड़कियां उनसे इन्होंने विवाह का संबंध बना लिया और फिर इनकी ये मैत्री हो गई, इनकी दोस्ती हो गई और ये सारा काम जो इन्होंने युद्ध लड़ा, ये तमाम चीज़ें जो की वो दोस्ती में तब्दील हो गई। तो ये रहा दूसरे युद्ध का एक रिजल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, युद्ध का नाम ध्यान रखिएगा, राजा का नाम याद रखिएगा, किस सन में किस ईस्वी में लड़ाई हुई ये ध्यान रखिएगा और निष्कर्ष क्या निकला इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम किसी को है? नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप नहीं बताएंगे तब तक मैं नहीं जान पाऊंगी आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपको बताना होगा मुझे। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी भारत के राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। हर्ष अपने पूर्वी भारत के आक्रमण में असफल रहा। हर्षवर्धन जो पूर्वी एरिया पर इन्होंने मतलब अपना प्रसार करने की पूरी कोशिश की थी उसमें वो असफल रहे, अनसक्सेसफुल रहे। तो उन्होंने क्या किया, कामरूप के शासक, कौन सा स्थान? कामरूप के शासक भास्कर वर्मा, कामरूप के कौन सा सम्राट? भास्कर वर्मा के साथ मिलकर पूर्वी भारत पर चढ़ाई की। वो ऊपर जा तक चढ़े। उन्होंने 640 ईस्वी के आसपास औडू, कांगोद और कांगिल पर विजय प्राप्त की। ये कलिंग पर, सॉरी, ये 3 जगह पे इन्होंने जो है अपनी पूरा पताका फहराया, अपनी विजय की, जीत की खुशी मनाई। इसके बाद उन्होंने वर्तमान के उड़ीसा, जो आज प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा उधरी के क्षेत्र को भी जीत लिया और एक बौद्ध सभा बुलाई जो कन्नौज सभा के नाम से। उस समय जब ये सारी जगह पर जीत हासिल कर लिए तो इन्होंने क्या किया, एक बौद्ध सभा का आयोजन किया और उस सभा का जो है वो कन्नौज सभा के नाम से भी। तो आपको इस पैराग्राफ में क्या पढ़ना है, पूर्वी भारत में जब इन्होंने मतलब पहली बात तो इनको हार का सामना करना पड़ा, एक इनका निष्कर्ष ये निकला 640 ईस्वी के ऊपर ये आसपास जाके थोड़ा लड़ाई वड़ाई किए तो ये 3 जगह पे विजय प्राप्त किए थे। और बाद में ये बौद्ध सभा बुलाकर, ये जो कन्नौज सभा के नाम से जानी जाती है, इन्होंने सभा बुलाई थी अपनी जीत की। आज प्रेजेंट टाइम वो उड़ीसा कहलाता है। ठीक है, तो 3 आपसे 2-3 क्वेश्चन में बन जाएगा। हर्ष ने कश्मीर पर, नेपाल पर, जालंधर पर, वल्लभी, मालवा, सिंध, सीमांत प्रदेश या असम को अपने साथ में मिला लिया और सिंध उसका आश्रित राज्य बन गया। और फिर ये सारे कश्मीर, नेपाल, जालंधर, वल्लभी, मालवा, सिंध, सामंत, ये जितने भी देश राज्य जो भी थे ये सब फिर उनके आश्रित हो गए, उनके अधीन हो गए। जो ये कहते थे करते थे, इनके ही अनुपालन से सब कुछ होने लगा था। ठीक है, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इससे पहले यहाँ पर हमने जितना भी टॉपिक था आज के लिए, इस टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से चीज़ें बता दी, हर्षवर्धन वगैरह सब बता दिया कि इनकी विजय क्या थी। आपको यही प्रश्न आएगा, पूरा परिचय बता दिया। अब चलते हैं एक नया टॉपिक देखते हैं। आज हमको ये चैप्टर खत्म करना, इसी मोटिव के साथ मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ। हेनत्सांग, ठीक है, क्या है टॉपिक? हेनत्सांग। इनके बारे में आता है ये हेतसांग, इंग्लिश में देखेंगे तो TSANG लिखा रहता है। ठीक है, इनके स्यांग के आगे। अब यहाँ पे क्या है इनके बारे में भी समझते हैं। एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। आपसे प्रश्न बनेगा हेनत्सांग कौन था, तो आप एक सिंपल लाइन में उत्तर देंगे कि बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत है। किसके शासनकाल में ये इंडिया में प्रवेश किया था? तो राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश के काल में
दूसरा प्रश्न, वह भारत में 15 वर्षों तक, कितने साल तक रहा? 15 साल तक रहा ये हमारे यहाँ, ठीक है। उसने अपनी क्या किया? उसने अपनी पुस्तक CU की, पुस्तक का नाम इसीलिए अलग की हूँ कि कोई प्रॉब्लम किसी को भी ना होगा। कोई प्रिंट कराता है नोट को मेरी, तो आराम से कोई कलर प्रिंट करवाइएगा, तब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को, नहीं करवाएंगे बात की बात, आप तब हाईलाइट कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने हाईलाइट किया होगा कि CU की किताब का नाम, अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण दिया। जो अपनी यात्रा की, वो से यात्रा के बारे में CU की एक पुस्तक लिखी, उसमें सारी बातें इन्होंने लिखी, पॉइंट वाइज करके सारी बातें, जितना भी इनको समझ में आया, जो इन्होंने अनुभव किया, सब कुछ उस किताब में लिख दिया, ठीक है। तत्कालीन भारत का विवरण किया। उस किताब में जो कुछ भी उस समय इन्होंने भारत में देखा, रहन सहन, रीति रिवाज, धर्म, सब कुछ इन्होंने 2 कॉपी उतार दिया। उसके वर्णन में हर्षकालीन भारत की सामाजिक स्थिति जो थी भारत की, जो समाज में चलता था, रीति रिवाज, धर्म, उठना बैठना, सब कुछ समाज की जितने भी थे, सब कुछ, आर्थिक जो पैसे कमाने के सोर्स कृषि था, और सूद काटना, और दूसरे क्या गुलामी करना, तमाम चीज़ जो कुछ भी पैसे का जरिया था वो भी दिख लिया, वो भी सब कुछ बता दिया। और सांस्कृतिक व्यवस्था जितनी भी थी, सारा चीज़ का परिचय A to Z, इन्होंने जो चीज़ें भी भारत में एजम्पशन की, देखी, समझी, एक्सपीरियंस की, सारा चीज़ किताब में इन्होंने CU की पुस्तक लिखी और उसमें छाप दिया। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत चीनी लोगों को भी पता है, चीन के लोगों को इंडिया के बारे में सारी बातें इसीलिए पता है। बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, हमारे यहाँ से वहाँ पे चली गई, जो उन लोगों को भी सब कुछ पता है। क्योंकि आज के टाइम पर जब ये सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे सही तरीके से अभी भी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या रही होंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो यात्रा करने आया सारे अच्छे इम्पैक्ट लिखा होगा, बुरी बातें भी तो लिखा होगा, क्यों नहीं। ऐसे अलबर्नी भी आया था। आप जो स्टेटेड की तैयारी करेंगे ना, तो EVS का एक सेक्शन है, तो उसमें एक टॉपिक है EVS में अलबर्नी, वो भी आया हुआ था, और उसने भी जो कुछ थी देखा था, वो अच्छाई बुराई सब कुछ लिखी थी, ठीक है। क्योंकि उनको किताब लिखने से मतलब था, इन्होंने लिख दिया। अब ये देखिए, यही है हेत्स्यांग, देखिए बौद्ध भिक्षु था, भिखारी का गेटअप तो लग ही नहीं रहा है, छतरी वतरी एकदम बराबर बनी हुई है, ठीक है। एक फिगर है, एक इमेज है इनकी, यही है, देख रहे हैं, सारी बातें, अच्छाई बुराई सब कुछ इन्होंने लिख दिया था। चले आगे, एनी प्रॉब्लम? चलिए इनका भी परिचय देख लेते हैं। परिचय से प्रश्न आ रहा है, पूरा नाम हेनस्यांग, हेवनस्यांग, आपको अलग अलग टाइप में लिखा, मैंने कहा ना यहाँ पर TSANG लिख के दिखाता है, इसलिए देखिए तस्यांग लिख रहा है यहाँ पर, तो इनका नाम हेनस्यांग, हेनस्यांग सब कहते हैं। अन्य नाम इनका देखिए क्या है, ये चाइना के थे तो युआन च्वांग, युआन चांग यांग, ऐसे कुछ इनके नाम है, अन्य नाम इनके नाम है, ठीक है। फिर देखिए और भी नाम है, युआन त्यांग, चेन आई, वगैरह वगैरह। जन्म इनका, आप जन्म याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, जन्म इंपॉर्टेंट है, जन्म 602, मृत्यु इनकी 6 फरवरी 664, याद रखिएगा जन्म। भाषा इनकी संस्कृत और चीनी, ध्यान रखिएगा। वो ये पुरस्कार उपाधि जो इनको मिली है, ये शांत तस्यांग की मिली, किसकी मिली? शांत तस्यांग की मिली। प्रसिद्धि इनकी क्या थी? दार्शनिक थे, घुमक्कड़ थे, अनुवादक थे। विशेष योगदान इन्होंने क्या? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जम के किया है, ठीक है। धर्म इनका बौद्ध धर्म, चीनी थे, बौद्ध धर्म थे। अन्य जानकारी इनके बारे में क्या है? भारत में हेनस्यांग ने बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए पवित्र स्थलों का भ्रमण किया, जितने बुद्ध से रिलेटेड जो एक स्थल है, जो सही सही स्थल है, हर जगह का इन्होंने भ्रमण किया। और उप महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम से लगे जो इलाके हैं, वहाँ की भी यात्रा इन्होंने बहुत अच्छे से की है, ठीक है। ये सब इनके बारे में था। ये देखिए इनकी अच्छी इमेज, क्लियर इमेज मिली है, देख रहे हैं, ये पुतला है फिलहाल, आपको दिख रहा है। ये देखिए कैसे थे, एक बौद्ध भिक्षु के राम, कैसे पूरा सब कुछ इनका था। ये पीछे इनके, ये पता नहीं क्या, मुझे लगता है इसमें इनका खाना पीना जो भी रहता है वो उतार देते होंगे, पता नहीं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि या ये ऐसा लेके चलते थे, जो भी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अब इनके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, इन्होंने जो भारत का वर्णन किया है वो क्या क्या बताया है। हेनस्यांग के विवरण से तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासकीय पक्ष का पता चलता है, उसका प्रकाश पड़ता है। हेनस्यांग ब्राह्मण जाति का सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित जाति के रूप में उल्लेख करता है। जो इन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने हेनस्यांग ने क्या किया, किताब में जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण हैं उनको बहुत पवित्र बताया है, जैसे और शूद्र है, ठाकुर है, और वैश्य जाति जो है, ये सारी चीज़ों में ब्राह्मण जो जाति हैं, जो आज के समय में ब्राह्मण है, मिश्रा है, दुबे हैं, पांडे हैं, शुक्ला हैं, ये सारी चीज़ जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, उनको बहुत ही मतलब सम्मानित किया। इनके नज़रिए में काफ़ी उच्च कैटेगरी के लोग थे, आज भी कहे जाते हैं,
देखिए, क्षत्रियों के कर्तव्य परायणता, और क्षत्रियों का क्या काम था कि ये उनकी रक्षा करते थे। कहा गया है ना कि ये राजा महाराजा जो लगभग जो क्षत्रिय लोग हैं, ये रक्षा करने के लिए रक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। तो यहीं पे है कि क्षत्रियों की कर्तव्य परायणता की प्रशंसा करते हुए राजा की जाति बताया है। ये इनको राजा की जाति के रूप में बताए हैं। वैश्य को व्यापारी, जो ये वैश्य होते हैं, ये बनिया होते हैं ना आज के टाइम पे, तो ये उनके बारे में है कि ये वैश्य लोग जो थे वो क्या थे, बनिया थे, व्यापारी थे, जिनको आज बनिया कहा जाता है। उमर वैश्य हो और अलग अलग लोग हों, मुदनवाल हों, बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन फिर भी इतना है कि आज के टाइम की जो ये कास्ट पर चलती है तो वो बनिया होते हैं, ठीक है, जो उस समय के व्यापारी थे। मतलब इन्होंने जात की जो जात में अच्छा था या जो जात में क्या काम करता था व्यवसाय, उससे रिलेटेड भी बात को क्लियर बता दिया था। देखिए इतना ज्ञान था, मतलब इतना एक्सपीरियंस करके गए थे ये। उस समय जातिवाद की बातें इनके दिमाग में भी थी। हेन त्सांग के विवरण के अनुसार उस समय मछुआरे जो लोग थे, ठीक है, कलाई कुछ होते होंगे, जल्लाद और भंगी जैसे जातियां नगर सीमा से बाहर में जो गरीब लोग थे, एसटी एसटी वाले थे, जो बहुत ज़्यादा ही गरीब थे आज के टाइम पे, मतलब एसटी एसटी कहते हैं, उस समय में ये मछुआरे, कलाई, जल्लाद, भंगी, ये सब जितने लोग, इनको नगर से बाहर किसी जगह पे रखा जाता है। जैसे आज के टाइम पे देखिए झुग्गी झोपड़ी बना के ट्रेन के जहाँ पे रेलवे स्टेशन है और जहाँ पे बहुत अलग अलग जगह अभी भी देखने को मिलते हैं। नगर में जो भवन थे, दीवार थी, उनका निर्माण ईंटों और टाइल्स के साथ किया। उस समय जो नगर थे उनका ईंटों से पूरा निर्माण था, टाइल्स का यूज़ किया गया, तो उस समय इसका प्रयोग हो चुका था, ठीक है, ये भी बातें बता दी गई। हेन त्सांग ने तत्कालीन भारत के हर क्षेत्र में समृद्धशाली बताया कि हर फील्ड में भारत बड़ा है, विशाल है, सोच बड़ी है, वगैरह वगैरह चीज़ें। इस समय गाय का मांस खाने पर पूर्णतः विरोध था। उस समय क्या था कि गाय का मांस खाने में, गौ हत्या करने पे पूर्णतः विरोध किया गया था, दंड की भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आज के टाइम पर भी अभी तक ये आज 2 साल से, लगभग 2-3-4 साल से, जब से ये योगी सरकार आई है हमारे यूपी में, तब से गौ हत्या के लिए पूरा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका बहुत सारा विरोध किया गया था, ठीक है। गाय को मारना पाप है, गाय माँ समान होती है। अगर आप अपनी माँ को मार सकते हो तो आपकी जिसने आपको जन्म दिया, उनको मारने बिल्कुल भी आपको देर नहीं लगेगी। मोदी सरकार, योगी सरकार जिस चीज़ का ये विरोध कर रही है, ऐसे ही विरोध नहीं कर रही है जो यहाँ पे जानवर आपके खेत का चीज़ें खा लेते हैं तो आप विरोध करते हैं। आप प्रोटेक्शन करो उस चीज़ का, व्यवस्था बनाई गई है, वो सारी चीज़ें करो, पैसे खर्च करो, अपना काम करो। ये थोड़ी है कि आप गाय को मार दोगे तो आपके जो है अनाज बच जाएंगे, ये चीज़ें बच जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे एजेंडे होते हैं जो पढ़ाई के साथ भी जानने चाहिए कि गाय को मारना पाप है, वो माँ समान है, वो अन्नपूर्णा है, ठीक है। तो इसलिए गाय की इज्जत करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो ये रही बात की बात, बाकी सोच अपनी अपनी, मैं अपनी बता दी, आप भी ध्यान रखिए, मेरे स्टूडेंट हैं इस बात के लिए। हेन त्सांग ने पाटलिपुत्र के पतन और उत्तर भारत के नवीन नगर कन्नौज के उत्थान पर प्रकाश डाला। फिर कन्नौज का इन्होंने उत्थान किया, उस पर प्रकाश डाला, उसको और बड़ा बनाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। चलिए, शूद्र लोग खेती करते थे, ये इन्होंने जाते पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लिख दिया है। शूद्र लोग खेती करते थे उस समय। हेन त्सांग के अनुसार इस समय अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, विधवा विवाह, पर्दे प्रथा का प्रचलन नहीं था। कोई विधवा विवाह और ये पर्दा प्रथा जो थी, इन सब का कोई प्रचलन उस समय नहीं था, जबकि सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए, शिक्षा पर फोकस करते हुए हेन त्सांग ने बताया कि शिक्षा धार्मिक थी, धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वेद, पुराण, ग्रंथ, यही सब चीज़ें। और जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, भाषा जो थी वो संस्कृत थी, ब्राह्मी लिपि और भाषा संस्कृत थी, जो विद्वानों की भाषा हुआ करती थी। इस समय शिक्षा ग्रहण करने की जो आयु थी वो 9 से 30 वर्ष के बीच में आई। 9 से 30 साल के मतलब उम्र के जो बच्चे थे वो विद्या को ग्रहण कर सकते थे। ये सारी बातें हेन त्सांग ने भारत के वर्णन में लिखी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका पहला चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। आज की क्लास होपफुली इंटरेस्टिंग होगी। हमने पूरा चैप्टर अच्छे से ख़त्म कर लिया, सारी डिटेल में मैंने आपको बताई, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया सब कुछ बताया। अगर कोई भी टॉपिक अभी भी आपका फर्स्ट चैप्टर से छूटा होगा तो आप सभी इस क्लास को लेने के तुरंत बाद मुझे वो कमेंट डाल देंगे कि मैम फर्स्ट चैप्टर से ये टॉपिक छूट गया है, तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी। अदरवाइज़ आपका मेरी तरफ से ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी। अब हम इसका टेस्ट लेंगे, आप सभी टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए कि मैं क्वेश्चन बनाऊँगी और अच्छे क्वेश्चन बनाऊँगी। ध्यान रखिएगा 50 नंबर का पेपर है, ऐसे ही लाइटली मत लीजिए। अगर अच्छी लगी ये क्लास प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। जाते जाते एक कमेंट जरूर करते हुए जाएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।